हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए आईसीएसई क्लास 10th आईसीएसई क्लास 10th बोर्ड के बच्चों के लिए कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस कवर अप करेंगे। इसमें आज हम शुरुआत करने वाले हैं फोर्स से। किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि हर चैप्टर के 2 पार्ट होगा। जितने भी हमारे चैप्टर होंगे, जो भी हमारा चैप्टर होगा, मान लो कोई भी एक चैप्टर है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम फोर्स लेके बैठे हैं, तो फोर्स चैप्टर के 2 पार्ट होगा। एक पार्ट में हम लोग पूरा थ्योरी कवर अप करेंगे, ठीक, और दूसरे पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस तरह का कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो हर चैप्टर के 2 लेक्चर आपको मिलेगा। एक मिलेगा पार्ट 1, एक मिलेगा आपको पार्ट 1 और दूसरा मिलेगा आपको पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग थ्योरी कवर अप करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के अब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और क्विकली एकदम रिवाइज करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। आप लोग समझ तो गए होंगे। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे प्यारे बच्चों, आप बिंदास बिना किसी टेंशन के चैनल पे पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा काइंड ऑफ फोर्स। तो पहले हम जानेंगे कि फोर्स होता क्या है। तो यहाँ पर फोर्स है, फोर्स इज अ फिजिकल। आप आराम से देखो, बिना किसी टेंशन के, किसी भी बालक को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये हमारा वादा है। क्या बोला मैंने? किसी भी बच्चों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। देखो बच्चों कि फोर्स इज अ फिजिकल कॉज विच चेंजेज और टेंड टू चेंज इधर द साइज और शेप और स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी। तो फोर्स का डिफिनेशन ये हो गया। दूसरा, फोर्सेज विच एक्ट ऑन बॉडीज व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये टाइप है। ये क्या है कि फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है कि मतलब डिफिनेशन है, कॉन्टैक्ट फोर्स का डिफिनेशन है कि द फोर्सेज विच एक्ट ऑन द बॉडीज व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी सीक्वेंस में, जैसे कि आप यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको रोटेट करा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से पढ़ने में आ जाएगा, आप लोगों को समझाने में आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा, सुंदर लगेगा, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा दूसरे मोड में लेके चलते हैं। दूसरे मोड में, ए आजा बाबू, हट जा। हाँ, बहुत बढ़िया, अब सुंदर है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग अब एकदम बहुत बढ़िया से दिखेगा, अब बहुत बढ़िया से समझ में भी आएगा। तो आपको फोर्स क्या होता है, फोर्स की डिफिनेशन आपको ये पता चल गई, ठीक। इसके बाद ये कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पता चल गया। अब आगे कि व्हेन अ बॉडी मूव ओवर अ रफ सरफेस अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। इस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड या दिस इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। ये क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। ये क्या था? कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? ये लाइन क्या है? इसी का एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। व्हेन अ पर्सन मूव्स टुवर्ड्स द राइट ऑन रोड, ठीक, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ऑन हिम टुवर्ड्स द लेफ्ट। दिस फोर्स रेजिस्ट हिज मोशन ऑन द रोड, ठीक है। ये सरफेस के कांटेक्ट में काम करता है और ये हमारा कांटेक्ट फोर्स है। अब आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में कि व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस द बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द सरफेस। हाउएवर द बॉडी डज नॉट मूव बिकॉज द सरफेस एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन इट विच इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो सबके डायग्राम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पहले में ये समझाया गया, फ्रिक्शन के ये जो लिखा है फ्रिक्शन वाला, कि अगर ये एक बॉडी है मान लो और ये एक सरफेस पर रखी है और इसको अगर हम मोशन कराने के लिए इस तरफ कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो इस बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एक फोर्स लगेगा जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, जो बॉडी के इस मोशन के डायरेक्शन को अपोज करेगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब इस वाले में क्या बताया गया कि अगर मान लो ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर ये कोई बॉडी रखी गई है, ठीक है, तो बॉडी का वेट नीचे की तरफ काम करेगा जिसे हम mg कहेंगे, और ये जो सरफेस है
ये सरफेस भी वेट के अगेंस्ट एक रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या समझाया गया कि व्हेन अ बॉडी इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग, द बॉडी प्लस द स्ट्रिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स ड्यू टू इट्स वेट। In its stressed condition, the string pulls the body upward by a force which is balance the weight of the body. This force is developed in the string called tension. कहने का मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट है और ये एक रस्सी लटक रही है और इस रस्सी से किसी बॉडी को हम सस्पेंड करा दें, बांध दें ऐसे, तो क्या होगा कि रस्सी बॉडी का वेट नीचे काम करेगा, जिसके वजह से रस्सी तन जाती है। तो रस्सी भी इस बॉडी के वेट को बैलेंस करता है। ऊपर की तरफ रस्सी में एक फोर्स आ जाता है जिसे हम टेंशन कहते हैं, जो बॉडी के वेस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये हमारा एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो रस्सी में आया। ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है बहुत बढ़िया से, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ना ये बात, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से अगर ये दो बॉडी हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्प्रिंग लगा, ये बॉडी ए है, बॉडी बी है, स्प्रिंग लगा हुआ है। अगर हम इन दोनों को इस तरफ धक्का दें, इस डायरेक्शन में धक्का दें, तो क्या होगा, बॉडी मान लो यहाँ आ जाएगी, ये वाला बॉडी मान लो यहाँ आ जाएगी, ये ए यहाँ आ गई, बी यहाँ आ गई, लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस होगा। अब स्प्रिंग कैसा हो चुका होगा, ऐसा हो जाएगा। तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगा। तो स्प्रिंग का जो फोर्स है, ये भी स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि द स्प्रिंग हैज ए टेंडेंसी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल फॉर्म। Similarly, when one end of the spring is kept fixed, the spring is found to exert a force at the other end, which is directly proportional to the displacement. ठीक है, and the force exerted in this direction opposite to the direction of displacement, this force is called the restoring force. क्या इन्होंने कहानी बताई? कहानी इन्होंने ये बात बता दी कि मान लेते हैं बेटा कि ये एक, ध्यान से देखना, ये एक सरफेस था, ठीक, और यहाँ ये एक स्प्रिंग है जिसकी एक्चुअल लेंथ इतनी है मान लो, और एक बॉडी मैंने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, ऐसे ही लगा दिया है। अगर मान लो इस बॉडी को हम इस डायरेक्शन में खींचे एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये बॉडी अभी तो मान लो यहाँ पर है, लेकिन जब इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो बॉडी यहाँ पर आ जाएगी। मान लो आ गई, किसकी वजह से आई, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं इतना, आपने कहा बिल्कुल हुआ। सपोज ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो अगर हम ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर लें तो स्प्रिंग क्या करता है, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स आता है वैसे ही स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर देता है, और इस फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और इस रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में इन्होंने बताया बाकायदा, क्या बात बताई यहाँ पर कि द स्प्रिंग हैज ए टेंडेंसी। अगर आप ध्यान से इस लाइन को पूरा पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा कि द स्प्रिंग हैज ए टेंडेंसी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सिमिलरली कि व्हेन वन एंड ऑफ स्प्रिंग इज कीप्ड फिक्स्ड, अगर एक एंड को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, द स्प्रिंग इज फाउंड टू एक्सर्ट अ फोर्स एट अदर एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड द फोर्स एक्सर्टेड इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज द दिस फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हुआ है। किधर हुआ है, ए से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस तरफ। स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, बी से ए की तरफ। तो जो बी से ए की तरफ फोर्स लगाने वाला है फोर्स, जो कि स्प्रिंग का फोर्स है एफ, इस फोर्स को बेटा हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात। इसको लेके और इन्होंने स्टेटमेंट भी दे दी कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखा जाए बेटा तो रिस्टोरिंग फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगता है और डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ हुआ है। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स बी से ए की तरफ लग रहा है। तो इनका आपस में रिलेशन है, और ये रिलेशन हुक ने दिया था। किसने दिया था, हुक्स ने। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और जब प्रोपोर्शनल का बेटा साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है के, ठीक, और ये -x। इस के को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो ये सारी बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि व्हेन टू बॉडीज कोलाइड दे पुश ईच अदर, एज ए रिजल्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक बॉडी ए है, एक बी है। अगर ये दोनों यहाँ पर कोलाइड हो गए तो कोलाइड होने के दौरान क्या हुआ कि ए बी पर फोर्स लगा रहा, बी ए पर फोर्स लगा रहा। अब देखो एफ ए बी क्या लिखा है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये होता है।
तो फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन, ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे कि पहले ये एक तरफ अप्रोच किए कि ये इधर और ये इधर आया, टकराया, इस जगह पे आके ये दोनों टकरा गए, और टकराने के बाद तुरंत क्या हुआ कि ये इधर जाने लगा, ये इधर जाने लगा। क्यों जाने लगा? क्योंकि इस वाले पर ए पर फोर्स लग रहा है बी की वजह से, और बी पर फोर्स लगने लगा ए की वजह से। तो ये कोलिजन में जो यहाँ पर आप फोर्स देख रहे हो, ये फोर्स भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस बाई बॉडीज इवन विदाउट बीइंग फिजिकली टच्ड आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फोर्स के दो टाइप होते हैं, एक टाइप आपने पढ़ा कॉन्टैक्ट, और अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप है। ठीक है, दूसरा टाइप है। पहला टाइप आपने कहाँ पढ़ा? पहला टाइप आपने यहाँ पे पढ़ना शुरू किया, ये कॉन्टैक्ट फोर्स, ये पहला टाइप था। अब आप पढ़ना शुरू किया यहाँ पर दूसरा टाइप, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बॉडी एक दूसरे के साथ फिजिकली टच नहीं करता है, फिर भी फोर्स लगाता है। ठीक है, समझते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टू बॉडीज even without being physically touched are called non-contact force. Example, in the universe each particle attract another particle because of its mass. इस लॉ को हम लोग ग्रेविटेशन क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने ये बात बताई थी, और इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ये सब क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आगे, टू लाइक चार्जेज रिपल वाइल टू अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, ये भी हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। टू मैग्नेटिक पोल्स रिपल ईच अदर वाइल टू अनलाइक मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जिसे हम मैग्नेटिक पोल की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नॉन कॉन्टैक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है। ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव नेचर, while इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स कैन बी इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये जनरल कैरेक्टर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द टू बॉडीज वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है, अगर ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, इनके बीच की सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस अगर आर है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये बात, इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो करस्पॉन्डिंग फोर्स घटेगा, करस्पॉन्डिंग फोर्स घटेगा, और अगर डिस्टेंस कम करोगे तो करस्पॉन्डिंग फोर्स बढ़ेगा। दोनों बॉडी के बीच में, इस बॉडी और इस बॉडी के बीच का फोर्स बढ़ेगा। तो ये इस लॉ को फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये कहता क्या है? कि बॉडी रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट टू चेंज देयर स्टेट। ठीक है, और इनर्शिया भी पूछा जाता है कि इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट नाइदर चेंजेज इट्स स्टेट नॉर टेंड टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। तो इनर्शिया और इनर्शिया से रिलेटेड पहला लॉ याद रखना है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ को समझने से पहले हम लोग समझते हैं मोमेंटम को। और ये कौन सा मोमेंटम है बाबू? तो ये आपके क्लास वाला जो मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम है। कौन सा बेटा? ये आपका लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम, ध्यान से समझना कि the momentum p of a body is defined as the product of mass and velocity v of body. इसे p बराबर m भी कहते हैं। ठीक, अगर बॉडी, इसकी SI यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड। ये कैसा क्वांटिटी है? तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ़ अ बॉडी इज रेस्ट, इसका मतलब इसका मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। मोमेंटम इतना ही आपको जानना था। मोमेंटम का डायरेक्शन, देखो बेटा इसमें डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है? इसके पास कि मोमेंटम हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसीलिए तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन किधर होगा?
एलोंग द मोशन, डायरेक्शन किधर होगा, एलोंग द मोशन। यानी कि अगर कोई कार है, अगर मान लेते हैं कि ये कोई हमारी कार है और ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ईस्ट में, ठीक है, और इसका मास m है। m मान लो, ऐसे मान लो कि 500 kg की कार है, ठीक है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा कि मास इंटू वेलोसिटी। तो कितना आ गया 5000 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। और इस मोमेंटम का डायरेक्शन किधर हो गया, अगर मोशन ईस्ट में हो रहा है तो डायरेक्शन, मोमेंटम का डायरेक्शन भी ईस्ट में ही होगा। क्लियर। अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन ने बताया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। जब इस फार्मूला को बेटा हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है, और मास को कांस्टेंट मानते हुए, किसको, मास को कांस्टेंट मानते हुए, ठीक है, मास को अगर हम एज्यूम कर ले कांस्टेंट है तो इस सिचुएशन में ये फार्मूला क्या बन जाता है, F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, F बराबर m इंटू ए, F इज इक्वल टू m इंटू ए, इस तरीके से ये लिखा जाता है। तो ये बात मैंने आप लोगों को बता दी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या सीन है इसमें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये मैंने बता दिया, यहाँ पर कहाँ पर बता दिया मैंने आप लोगों को, ये बात यहीं पर बता दी, यहाँ पर बता दिया ना, कहाँ पर, यहाँ पर ये बात बता दी। आगे बढ़ते हैं फटाक से, टाइम नहीं लेंगे, सबने पढ़ रखा है, खाली रिवीजन करना है फटाफट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इसका मतलब कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, F इज इक्वल टू K में प्रैक्टिकल वैल्यू K की 1 लेते हैं, F बराबर A में हो जाता है, ठीक है। तो यानी फोर्स के दो फार्मूले हो गए, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और एक हो गया फोर्स इज इक्वल टू A में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें इसको कि वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में ये भी मैंने बता दिया, ठीक। अब ध्यान रखना है कि अगर मास हमारा कांस्टेंट हो, क्या हो, अगर मास कांस्टेंट ले लिया जाए, मास क्या हो बेटा, कांस्टेंट, तो जब मास कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन और फोर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक। और अगर फोर्स कांस्टेंट हो, क्या हो, फोर्स कांस्टेंट कर दिया जाए, एफ को हम क्या मान लें, एफ को मेरे प्यारे बच्चों, एफ को हमने कांस्टेंट मान लिया, तो एफ को कांस्टेंट मानते ही एक्सेलरेशन एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखना है, ये स्टेटमेंट आपको ये वाला और ये वाला याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में क्या कहा है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर कलुआ ने ललुआ को एक मुक्का मारा 10 न्यूटन के फोर्स से, तो ललुआ ने भी कलुआ को 10 न्यूटन के फोर्स से एक मुक्का मारा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सपोज कि ये हमारा कलुआ है, ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, ऐसे इस तरीके से कैसे आपको देखना है। मान लो कि ये हमारा कलुआ है और ये हमारा ललुआ है। कलुआ ने ललुआ को मारा, ठीक, 10 न्यूटन के फोर्स से। इसका मतलब ललुआ ने भी कलुआ को मारा 10 न्यूटन के फोर्स से। अब इस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बॉडी मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है। तो ये 10 न्यूटन ए ने बी पर लगाया है, तो बी पर लगा है ए की वजह से, और ये 10 न्यूटन ए पर लगा है बी की वजह से। तो इसको लिखा जाएगा एफ ए ऑन बी। ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, वेक्टर फॉर्म में, ठीक। वेक्टर में दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं, इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं यहीं पर कि ये फोर्स किस तरह का यूनिट क्वांटिटी है। तो फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ सबसे खास बात ध्यान रखना कि इन एन इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज देयर आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स प्रेजेंट, हाउएवर वी शुड नोट दैट द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्शन करने वाला ही रिएक्शन करे, एक्शन कोई और करेगा, रिएक्शन कोई और करेगा, दोनों एक ही बॉडी नहीं करती हैं। ये बात नोट करके रखना है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स,
ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। कहाँ से ध्यान रखना है ये भी बता दूँ यहाँ से, कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक, अब आते हैं सीजीएस यूनिट के में फोर्स का एसआई, सीजीएस यूनिट में फोर्स का यूनिट होता है डाइन, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, और एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, याद रखना है। दूसरा याद रखना है ये कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होती है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, डाइन मतलब चुड़ैल नहीं, डाइन, डायन भी नहीं, डाइन अलग चीज़ है। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें एमकेएस सिस्टम में, तो एमकेएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स को किलोग्राम फोर्स कहते हैं, और इसी में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एमकेएस में केजीएफ कहते हैं, और अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें तो उसको जीएफ कहते हैं। और यहाँ पर याद रखना कि 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन होता है। 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन। यहाँ जीएफ का मतलब ग्राम फोर्स है, मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में भी आपको ये वाले इक्वेशन ऑफ मोशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी होंगी। इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। सवाल करते समय इन तीनों इक्वेशन में कभी कभी ज़रूरत तीनों की पड़ जाती है। अब आगे भी मैं बता दूं कि एक सवाल बार बार आता है कि इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में एस किसको रिप्रेजेंट करता है। तो एस बेटा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मान लो एक लड़की है जिसका नाम इकरा है, वो दौड़ते हुए भागते हुए कहाँ से कहाँ गई? वो अपने घर से निकल के स्कूल पढ़ने गई इकरा। मान लो इकरा अपने घर से स्कूल गई इस तरीके से भागते हुए इस रास्ते पर, तो इसने जितना पाथ ये ट्रेवल किया ये पाथ लेंथ डिस्टेंस होता है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं एस डिस्टेंस लिया गया है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ के केस में लिया जाता है। किसके? स्ट्रेट लाइन पाथ, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ का है। ये जिगजैग पाथ के लिए या कर्व्ड पाथ के लिए होता ही नहीं है। तो इकरा भागते हुए ऐसे गई है स्कूल। इकरा घर से निकली, या एक लड़की है मान लो उमैरा घर से निकली और स्कूल गई पढ़ने। तो घर से निकल के जब स्कूल गई सीधे रास्ते पर उमैरा भाग के गई है पढ़ने, एकदम इस रास्ते पर सीधे सीधे भाग के। तो यही डिस्टेंस हमारा एस होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो और आगे बेटा ये होता है कि ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन क्या है। ट्रांसलेशनल मोशन होता है सीधे रास्ते पर चलने वाला मोशन। जैसे सीधा रोड है, उस पर कोई गाड़ी जा रही है, तो उस मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। अब घर के अंदर लगा हुआ पंखा गोल गोल घूमता है। कैसा घूमता है? गोल गोल घूमता है। तो उस गोल गोल घूमने वाले पंखे को हम लोग रोटेटरी मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन? रोटेटरी मोशन। तो ध्यान से देखना है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन ए स्टेशनरी रिजिड बॉडी विच इज फ्री टू मूव, द बॉडी स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। बट व्हेन अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट, कि अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट पे पिवोट हो, फिक्स हो, एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एट ए सुटेबल पॉइंट एंड द बॉडी स्टार्ट रोटेशन एंड द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पिवोटेड पॉइंट स्टार्ट रोटेशन, तो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब इसी में एक और टर्म आता है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अब मान लिया जाए इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक पाइवोट बना हुआ है और ये इस जगह फोर्स लगाया गया, तो इस वाले टर्म को बोलेंगे, इस वाले जो डॉटेड लाइन है, ये जो आप डॉटेड लाइन ये देख रहे हो, इसको बोलेंगे बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और ये पाइवोट जो है, पाइवोट को हम लोग रोटेटिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ रोटेशन। इसको ऐसे लिख लो, पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जब अब यहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट कैसे निकालते हैं? ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर
क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क निकालने का फार्मूला होता है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर परपेंडिकुलर लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है, पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, याद रखना। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को हमने बता दिया कि भैया मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क निकालने के लिए फार्मूला है फोर्स इंटू आर। आर कौन सा लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स था, इसके और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने पर मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल आता है। अब आगे बढ़ते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। कि टर्निंग इफेक्ट किसकी वजह से होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क की वजह से। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी आर, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड और दूसरा डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बेटा इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ये पूछा भी जाता है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, पूछा जाता है। आगे, द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये आप, और ये डिफिनेशन टॉर्क का है या मोमेंट ऑफ फोर्स का है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक, द डायरेक्शन ऑफ टर्निंग और सेंस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। Conventionally, when the turning effect of the body is anti-clockwise, the moment of force is called anti-clockwise moment and it is taken as positive। याद रखना है कि अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क हम लोग निकालेंगे ये पॉजिटिव लेंगे, और अगर बॉडी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो इसमें जो हम टॉर्क निकालेंगे वो नेगेटिव लेंगे। इनके डायरेक्शन को बेटा राइट हैंड थंब रूल से निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी इज क्लॉकवाइज, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट एंड टेकन एज नेगेटिव। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें तो न्यूटन मीटर होता है। ग्रेविटेशनल यूनिट्स एमकेएस यूनिट केजीएफ मीटर, सीजीएस यूनिट ग्राम फोर्स मीटर। 1 न्यूटन मीटर 10⁷ डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 केजीएफ मीटर 9.8 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। 1 ग्राम फोर्स मीटर 980 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। फॉर टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील अ फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन द रिम ऑफ द व्हील। ठीक है, कि टेंजेंशियली फोर्स रिम पर लगता है, स्टीयरिंग वाले रिम पर। The sense of rotation of wheel is changed by changing the point of application of force without changing the direction of force। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑलवेज टेंजेंशियल लगता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रोटेशन को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये आपको ध्यान रखना है कि द टर्निंग ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस डिपेंड नॉट ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट ऑल्सो ऑन द perpendicular distance of the line of action of the applied force from the axis of rotation। ये बात हमने आपको बहुत पहले भी बता दी, दोबारा से फिर आप जान गए। A single force applied on pivoted body alone does not cause turning or rotation of the body। अगर पिवोट पे एक सिंगल फोर्स लगा दें तो बॉडी रोटेट नहीं होगा, यानी कि यहाँ से मान लो ये रोटेशन होने वाला है और इसी पॉइंट पर अगर कोई फोर्स लगा दे, इसी पॉइंट पर हम फोर्स लगा दें, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, मान लो ऐसे लगा दें या इधर से लगा दें या इधर से लगा दें, तो ये बॉडी रोटेट नहीं होगा। लेकिन अगर फोर्स हम यहाँ पर लगाएं या यहाँ पर लगाएं, तो अगर इस तरीके से एक फोर्स लगा दिया और इधर लगा दिया तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा इस पिवोट से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाला है पूरा का पूरा स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। टर्निंग इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय अ पेयर ऑफ फोर्स। कि टर्निंग हमेशा किससे होगा, प्रोड्यूस्ड बाय अ पेयर ऑफ फोर्स से। तो ये बात याद रखना है, ये आपको याद रखना है। आगे, सच अ पेयर ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड कपल।
कि अगर जैसे कि आप देख सकते हो कि इस स्टीयरिंग व्हील पर एक फोर्स यहाँ से इस डायरेक्शन में लग रहा और एक यहाँ से इस डायरेक्शन में लग रहा, ये एक लाइन हो गई। तो जबकि एक ही लाइन में दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो इस फोर्सेस को कपल कहते हैं, ठीक है। दस टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। तो कपल का डिफिनेशन यहाँ से आपको इतना याद रखना है। आगे, कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस रोटेशन। कपल हमेशा रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ओपन अ डोर द रोटेशन ऑफ द डोर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल कंसिस्टिंग ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ बहुत बढ़िया बढ़िया एक दो एग्जाम्पल्स आपके सामने मिल जाएंगी। जैसे ये वाला एग्जाम्पल की मैं बात करूँ कि कपल क्या है, ये आपको पता चल गया एग्जाम्पल में कि व्हेन वी ओपन अ डोर द रोटेशन ऑफ द डोर इज प्रोड्यूस्ड बाय कपल कंसिस्टिंग ऑफ टू फोर्सेस। वन फोर्स क्या होता है कि विच वी एक्सर्ट एट द हैंडल ऑफ द डोर, दूसरा कहाँ लगता है, हिंज पे। एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन एट द हिंजेज। हिंज बेसिकली क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक हमारा फ्रेम है, समझना आप, ये एक फ्रेम है और यहाँ से आपका दरवाज़ा कोई डोर लगा हुआ है, ऐसे ऐसे डोर लगा हुआ है, ठीक है, आपने कहा। और ये एक हैंडल बार है, मान लो ये हैंडल बार है। हैंडल बार पे हम फोर्स लगाते हैं दरवाज़ा को रोटेट कराने के लिए, चाहे दरवाज़ा इधर आएगा चाहे दरवाज़ा उधर जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स लगता है, यहाँ पर ये हिंज होता है, जहाँ से दरवाज़ा हमारा रोटेट होता है, इसी को हिंज बोलते हैं। तो जब हम मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो हिंज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का। और ये दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे, कपल, क्या करेंगे, कपल, और ये रोटेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, ये बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, एक्शन ऑफ कपल क्या है। एक्शन ऑफ कपल, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज इज कॉल्ड द कपल आर्म। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो ए से लेके बी तक ये जो लाइन है ब्लैक कलर में, ये हमारी कपल आर्म है, इसकी डिस्टेंस है डी। और बी पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है जो कि एफ है, और ए पॉइंट पर जो कि ये फोर्स लग रहा है ये भी एफ है। ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट ओ के अबाउट रोटेशन में रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ये हमारा पूरा पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। और ये कौन सा डायरेक्शन है भाई, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपने कहा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो अब आगे, द टू फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन एज देयर रिजल्टेंट सम इज जीरो। कि अगर दोनों फोर्स बराबर अमाउंट के होंगे, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि इस फोर्स की वैल्यू भी एफ था और इस फोर्स की वैल्यू भी यहाँ पर आप देख सकते हो एफ था। तो जब दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इनका जब हम सम करेंगे तो एफ नेट जब निकालेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक। और जब जीरो आ गया एफ नेट तो इस सिचुएशन में कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, क्या होगा, केवल रोटेशन होगा। हाउएवर each force has the turning effect on the bar in the same direction, so the two forces together form a couple which to rotate the bar about point O, जो क्या करेगा, इसको रॉड को पॉइंट O के अबाउट, इस पॉइंट O के अबाउट रोटेट करा देगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसी में टर्म और आता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। When several forces acting on body produce no change in its state of rest or of motion, the body is said to be in equilibrium। कि इतने सारे फोर्स लगने के बाद भी अगर कोई बॉडी अपने इनिशियल स्टेट में, स्टेट ऑफ रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसे क्या बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हेन द बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्सेस द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और सेम अगर इसी तरीके से कि व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्सेस द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अगर सेवरल फोर्सेस की वजह से बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। सेवरल फोर्स की वजह से अगर वो मोशन में है, चाहे वो रोटेशनल मोशन में हो चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन में हो, तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो, पहली कंडीशन याद रखना है ये। दूसरा, द रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट अ पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। ध्यान देना है कि द रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी कि जो टॉर्क होना चाहिए, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो भी हो, जो भी फोर्स लग रहे हो, जैसे भी लग रहे हो, उन सब का जो मोमेंट ऑफ फोर्स हो वो जीरो होना चाहिए। यानी दैट इज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ
क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। और ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कहा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है ये बेटा एक इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से पूछा जाता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो, देन the body is in equilibrium. This is called the principle of moment, and in this situation sum of anti-clockwise moment must be equal to the sum of clockwise moment. ठीक है। अब इसी चैप्टर में एक और टॉपिक आता है जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट एवरी पार्टिकल टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी एक बॉडी को फोर्स अर्थ जिस पॉइंट से अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, जैसे मान लो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपका ये जो शेप इस तरीके से आउटलाइन बना है, ये एक बॉडी है और इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, यानी टोटल बॉडी का वेट काम कर रहा है, टोटल वेट बॉडी का इस पॉइंट पर काम कर रहा है जिसे जी से मार्क किया गया है। तो ये पॉइंट ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग CG से लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द वेट ऑफ द पार्टिकल। आगे इसके लिए और क्या खास बात होता है? अ बॉडी कैन बी मेड अप ऑफ सेवरल पार्टिकल ईच ऑफ वेट W एज द साइज ऑफ द बॉडी इज क्वाइट स्मॉल इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द अर्थ। द पुल ऑफ द ग्रेविटी ऑफ W एक्टिंग ऑन दीज पार्टिकल्स कैन बी रिगार्डेड एज द पैरेलल टू ईच अदर। तो मान लिया जाएगा कि ये कैसे फोर्सेस लगेंगे उन सभी पार्टिकल पे? ये पैरेलल फोर्सेस लगेंगे। हर जगह से आप देखो डाउनवर्ड पैरेलल फोर्स लग रहा है। ठीक है, आगे द मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दिस पैरेलल फोर्सेस, और उसी को हम बोलेंगे वेट ऑफ द बॉडी, और वो बॉडी के जिस पॉइंट से एक्ट करेगा उसे पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द वेट W is considered to act at a point G such that the algebraic sum of moment due to weight small w of each particle about the point G is 0, and the point G is called center of gravity of the body. CG of a body is the point about which the algebraic sum of moments of weight of all the particle constituting the body is 0 होता है। तो दूसरा अगर डिफाइन करना हो तो इस तरह से भी आप CG को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे द इंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू एक्ट एट दिस पॉइंट। अब आगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द CG ऑलवेज लाइज विद इन द मटेरियल ऑफ बॉडी। ये एक कीवर्ड है जिसे कि आपको ध्यान रखना है कि CG से कोई ज़रूरी नहीं है कि विद इन द मटेरियल लाई करे। अब कुछ शेप दे रखे हैं, उनका CG दे रखा है। ठीक है, कि कहाँ उनका लोकेशन होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर दे रखा है ऑब्जेक्ट, शेप, पोजीशन ऑफ CG, लोकेशन ऑफ CG। रॉड के लिए मिड पॉइंट पर है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ द रॉड विद इन द मटेरियल है। सर्कुलर डिस्क के लिए सेंटर पर है, सर्कुलर डिस्क के सेंटर पर है। ज्योमेट्रिक सेंटर इसको बोलेंगे, विद इन द मटेरियल है यहाँ पर। सॉलिड स्फीयर है तो उसके भी सेंटर पर है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर है, ये भी ज्योमेट्रिक सेंटर कहा जाता है, विद इन द मटेरियल है। अगर हॉलो स्फीयर है तब भी उसके सेंटर पर है। हॉलो स्फीयर के केस में विद इन द मटेरियल नहीं है बल्कि आउटसाइड द मटेरियल है, तो ये भी ज्योमेट्रिक सेंटर बोलते हैं और आउटसाइड द मटेरियल है। सॉलिड सिलेंडर है तो विद इन द मटेरियल होगा, इसको भी ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर विद इन द मटेरियल है। लेकिन अगर हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर के लिए मिड पॉइंट पर तो होगा लेकिन आउटसाइड द मटेरियल होगा, क्योंकि उसके हॉलो है तो बीच में कोई मटेरियल होगा ही नहीं। अगर सर्कुलर रिंग है तो सर्कुलर रिंग के सेंटर पर होगा। सर्कुलर रिंग का सेंटर हमारा आउटसाइड द मटेरियल है, इनसाइड द मटेरियल तो है नहीं। ट्रायंगुलर लेमिना है अगर हमारा, यानी कि सॉलिड थिन कह सकते हो कि ट्रायंगल के शेप में एक मेटल की सीट काट के रख दें तो उसके सेंट्रॉइड पर होगा। कहाँ पर होगा? मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये हमारे लोकेशंस हैं जिसे कि आपको याद रखना है, और यहाँ पर भी विद इन द मटीरियल है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बैलेंस पॉइंट क्या है? When body is freely suspended from a point, it comes to rest or in balance in such a position that its center of gravity lies vertically below the point of suspension. जैसे कि होता क्या है कि लोग ऐसे एक रॉड मान लो हमने ले लिया और इस रॉड को मैं इस पॉइंट से बैलेंस कर लूँ, तो इसका मतलब ये समझो कि वो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ बैलेंस कहेंगे और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर CG होगा। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर क्या होगा? ये पॉइंट CG है और ये पॉइंट बैलेंस पॉइंट है जिसे BP कह लो। ठीक है, BP। ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं, बैलेंस पॉइंट। समझ गए? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज ऑल्सो 0। इसीलिए वो दोनों लगभग एक ही लाइन में आ जाते हैं। ये एक ही लाइन में आ गए हैं, इसी लाइन में। यार इसको करिया करना था। ये बैलेंस पॉइंट और CG पॉइंट दोनों इसी लाइन में है, देखो। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल, ठीक है, क्या बोला मैंने कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। दो तरह के सर्कुलर मोशन होता है हमारा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, दो तरह का होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहता है। और इसमें क्या होता है, ठीक है, कि स्पीड वेरिएबल होता है, स्पीड वेरिएबल होता है, बदलता रहता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग सर्कुलर पाथ तो इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एज वेल एज स्पीड चेंजेज कंटिन्यूअसली। तो देखो बेटा, अगर हम ये जो बात है, ये जो बात यहाँ पर लिखा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग सर्कुलर पाथ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एज वेल एज स्पीड चेंजेज कंटिन्यूअसली, तो ये किस में होगा, नॉन यूसीएम में होगा, नॉन यूसीएम में। तो ऐसे सर्कुलर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब आगे कि द मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज द स्पीड यानी कि वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग। व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड तो इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ से, ये नॉन यूसीएम का है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूसीएम का है, ठीक है। होता क्या है यूसीएम और नॉन यूसीएम के केस में, ये इसमें क्या क्या बातें आती हैं, वो ये बातें आती हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कि द फोर्स नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ, उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बिना फोर्स के किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ऐसा न्यूटन ने अपने पहले नियम न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया में कहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन में एक बॉडी कंटिन्यूसली अपने डायरेक्शन को चेंज करती है, इसका मतलब कि उस बॉडी पर कंटिन्यूस फोर्स काम कर रहा है। तो जिस फोर्स की वजह से एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर पाती है, उसी फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। इस फोर्स का डायरेक्शन जो होता है बेटा, हमेशा, जैसे ये बॉडी है यहाँ पर और ये सेंटर है, तो ये हमेशा इधर काम करेगा। बॉडी यहाँ पर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर काम करेगा। अगर बॉडी इस जगह पर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। अगर बॉडी इस जगह पर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। अगर बॉडी इस जगह पर है तो इधर काम करेगा। यानी हमेशा बॉडी जहाँ कहीं भी हो, वो फोर्स जो काम करेगा वो हमेशा सेंटर की तरफ करेगा। किधर करेगा, सेंटर की तरफ करेगा, ये आपको याद रखना है। हेंस फॉर अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन सर्कुलर पाथ देयर मस्ट बी अ फोर्स टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल force required to circular motion. An atom, an electron moves around the nucleus. एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, न्यूक्लियस में, इन अ सर्कुलर और पाथ फॉर विच द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है, ऑफ अट्रैक्शन से, ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। आगे ऐसे ही अ प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर पाथ फॉर विच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on the planet by the sun provide necessary centripetal force to keep the planet in their orbits. The force acting on a body away from the center of circular path उसको centrifugal force कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, ये याद रखना है। आगे it is not a real force, centrifugal force रियल नहीं है, however it is considered to desired a certain motion and is called fictitious force और virtual force। तो सेंट्रीफ्यूगल एक फिक्टिशियस फोर्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाने की कोशिश करें कि अगर मान लो एक गिलास में आपने पानी भर ली, क्या कर ली बेटा, ये आप एक गिलास है, मान लो इसमें आप पानी भर लिए, और इस गिलास को किसी रस्सी के सहारे, मान लो किसी भी तरीके से, मान लो ऐसा एक रस्सी जैसा कुछ सिस्टम बना लिए, रस्सी जैसा कुछ ऐसा मान लो सिस्टम बना ली, ठीक, और ये हाथ में पकड़ लिया यहाँ से, और इसमें पानी भर दिए, और इसको बहुत तेज़ी से मोशन करा रहे हो ऐसे वर्टिकल सर्कल में, ऐसे वर्टिकल सर्कल में। व्हाट यू रियलाइज कि अगर ये गिलास इस जगह पे उल्टा भी अगर ऐसे है तब भी इसके अंदर का पानी नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो पानी था उसको अंदर की तरफ धक्का देने वाला तो कोई फोर्स लग रहा होगा ना। इसी धक्का देने वाले फोर्स की बात हो रही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस फोर्स बोल रहे हैं, और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम दे रहे हैं। इसी फोर्स की वजह से इसके अंदर का पानी वहीं पर रुका हुआ है। आई बात समझ में? तो ये है हमारा सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आगे बढ़ते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स
जितना सेंट्रीपिटल फोर्स का होगा उतना ही होगा। अब बात है कितना सेंट्रीपिटल का होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मान लेते हैं कि एक बॉडी का मास m है और r रेडियस के पाथ में घूम रहा है और इसकी स्पीड v है। तो इस बॉडी पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो कि सेंटर की तरफ लगेगा, उसका वैल्यू होता है बेटा मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब बात है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बन जाएगा बेटा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो एम वी स्क्वायर बाई आर आप याद रखना। आर और ओमेगा के टर्म में अगर आप जानना चाहो तो ये वैल्यू को आप इतना भी लिख सकते हो कि एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है उस रोटेटिंग बॉडी की जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। आगे, इट इज़ हाउएवर नॉट अ रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ध्यान देना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रिएक्शन फोर्स, क्योंकि रिएक्शन फोर्स एक्शन रिएक्शन तब होगा जब दो डिफरेंट बॉडीज होंगे। ये बात आपको न्यूटन के तीसरे नियम में बता दिया गया है। बिकॉज बोथ द फोर्सेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इसलिए ये रिएक्शन फोर्स नहीं है। अब बकेट फिल्ड विद वाटर इज लिखा है ना, स्वर्ल्ड लिखा है, वर्ल्ड अराउंड द वाटर डज नॉट स्पाइल आउट ऑफ इट बिकॉज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट अवे फ्रॉम द सेंटर वही रोकता है। और यही एग्जाम्पल अभी हमने आपको, इसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पर समझाने की इस फिगर में कोशिश किया है। ठीक है, ये जो फिगर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है यही चीज़ तो हमने समझाने की कोशिश की है। तो ये आपका एक तरीके से कंप्लीट इस चैप्टर का ओवरव्यू, जिसमें आपने फोर्स के बारे में सीखा। किसके बारे में सीखा बच्चों? फोर्स के बारे में सीखा। फोर्स की सारी स्टोरी लाइन हमने आपको बयां कर दी। बाकी सारा कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या क्या सवाल होंगे, कैसे होंगे, ये सब हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को मेरे सभी बच्चे प्यार देना, बहुत ज़्यादा प्यार देना। अगले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर का। क्या बेटा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो रही है इसी चैप्टर का, तो आपको ध्यान देना है, प्यार दिखाना है इस वीडियो में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, फिर मिलेंगे ऐसे ही प्यारे से दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।